अब मज़ीद बात कर लेते हैं सिंप्लेक्स मेथड की प्रॉब्लम पर। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने अभी तक क्या सीखा, हमने ये देखा कि सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए जिसमें x और y हमने डिफाइन किया था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया जिसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि कंपनी अपने कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना चाहती है। साथ ही साथ हमने कॉन्स्ट्रेंट्स देखे कि कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स या लिमिटिंग फैक्टर हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर हमने उन लिमिटिंग फैक्टर्स और उन कॉन्स्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव में स्लैक को इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली स्लैक जो है वो कॉन्स्ट्रेंट्स में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये वो एक्स्ट्रा यूनिट होता है जो कि कंपनी बनाती है, कंपनी के पास इसकी गुंजाइश होती है। साथ ही साथ हमने मटेरियल और लेबर में S1 और S2 को ऐड कर दिया था और कंट्रीब्यूशन में 0 S1 और 0 S2 को ऐड किया था क्योंकि कंट्रीब्यूशन 0 है S1 के लिए और 0 है S2 के लिए। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया था जिसमें बेसिक वैल्यू, कॉस्ट, कांस्टेंट, XY, S1, S2 और मिनिमम रेशो को हमने लिखा था। अब यहाँ तक हमने क्या किया था कि बाकी सारा टेबल बना लिया था, एक मिनिमम रेशो रह गई थी कि उसको हमने किस तरह से देखना है। तो मिनिमम रेशो देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम चेंज देखेंगे कि चेंज क्या आया है स्लैक को इंट्रोड्यूस करवाने से। उस चेंज को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए यहाँ पर हम एक टेक्निक यूज करेंगे, जिस टेक्निक में हम क्या करेंगे कि जो कॉस्ट होगी x1 की, मतलब ये जो कॉस्ट होगी x1 की, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x1 के साथ। ये जो x है इसे हम S1 और इसे हम यहाँ पर x1 कह रहे हैं क्योंकि ये x के साथ पहला स्लैक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले हमने x1 की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना है x1 के साथ, उसके बाद हमने x1 की कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय कर देना है, सॉरी x2 की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना है x2 के साथ। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी कि x1 कॉस्ट 0 आ रही है, x1 की वैल्यू आ रही है 3, इसी तरह प्लस कॉस्ट आ रही है 0 और x2 की वैल्यू आ रही है 5। इसमें से हमने माइनस कर देना है CJ। तो CJ बेसिकली हमारे पास कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन को हम देखें तो वो x के साथ 5 का है, यहां से हमने 5 को माइनस कर दिया। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखेंगे, कैलकुलेट करने के लिए 0 इंटू 3 0 प्लस 0 इंटू 3 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 5 आ जाएगा x का चेंज। इसी तरह हम y के चेंज को भी कंसीडर करेंगे, y के चेंज के लिए भी हम यही टेक्निक यूज करेंगे और यहाँ पे इसी तरह से इस इक्वेशन को मेंशन करेंगे। कॉस्ट इंटू y1 प्लस कॉस्ट इंटू y2 माइनस CJ कंट्रीब्यूशन जो कि हमारे पास यहाँ आ रहा है, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमारे पास -3 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएंगे ब्रैकेट्स और इसमें से -3, तो यहाँ -3 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो S1 में कोई भी चेंज नहीं आया क्योंकि S1 की जगह पर S1 ही है यहाँ मटेरियल में भी और लेबर में भी, तो यहाँ पर चेंज नहीं है तो 0 0 हम एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमने एक और चीज देखी थी कि जो x और y हैं वो लेस देन 0 नहीं होने चाहिए, जबकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लेस देन 0 है, -5 और -3 में है, ये या 0 या 1 होना चाहिए। अब इसको 0 या 1 करने के लिए हम मिनिमम रेशियो का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव फिगर आनी चाहिए, 0 1 या उससे अबव और कोई भी फिगर आ सकती है। अब मिनिमम रेशियो को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से आगे हम वो जान लेते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे कि जिस हम पहले बेसिक वेरिएबल्स हमने S1 और S2 रखे थे जिनके ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे, अब हमारे पास ये S1 और S2 आउट हो जाएंगे और इनकी जगह ये वाला x और y आ जाएगा जिनकी नेगेटिव फिगर्स को हमने चेंज करना है। अब यहाँ पे मजीद एक और चीज है कि कौन यहाँ पे x और y को तो हम S1 और S2 की जगह पर ले आएंगे, लेकिन कौन सा वाला x जाएगा या y जाएगा इस जगह पे वेरिएबल की जगह पे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू को यहाँ से उठा लेंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो मैक्सिमम जो नेगेटिव नंबर है, जो बड़ा नेगेटिव नंबर है वो -5 है, तो इसके थ्रू हमें ये पता चल गया कि जो x है वो हमारे पास S1 और S2 की जगह पे मतलब बेसिक वेरिएबल बन जाएगा।
तो अब जब ये x और y S1 या S2 की जगह पर x जाएगा, तो जब x इसकी जगह पर जाएगा तो S1 या S2 में से किसी एक ने x की जगह पर आना है। क्योंकि x रिप्लेस हो रहा है तो x वहां जाएगा, तो इन दोनों में से कोई एक S1 या S2 स्लैक यहाँ पर x की जगह रिप्लेस हो जाएगा। अब S1 या S2 इन दोनों में से कौन सा जो वेरिएबल है वो x की जगह पे जाएगा, इस चीज को देखने के लिए हम मिनिमम रेशो को कैलकुलेट करेंगे। तो अब क्योंकि x यहां से जा रहा है, x यहां से खत्म हो रहा है, S1 या S2 की जगह पर जा रहा है, तो मिनिमम रेशो के लिए हम क्या करेंगे कि इस कांस्टेंट को डिवाइड कर देंगे x के साथ, तो ये आ जाएगा 5 मिनिमम रेशो। इसी तरह से y के लिए भी क्या करेंगे कि ये जो कांस्टेंट है इसको डिवाइड कर देंगे y के साथ, इस कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे x के साथ, क्योंकि x जा रहा है तो दोनों कांस्टेंट्स को x के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पर दो हमारे पास मिनिमम रेशियोज आ चुकी हैं, 5 और 2। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इन दोनों में से मिनिमम रेशो कौन सी है। तो 5 जो है वो बड़ा है और 2 जो है वो छोटा है। तो ये जो 2 है ये S2 से बिलोंग करता है, तो हम यहाँ से S2 को आउट कर देंगे, इसकी जगह पे x को ले आएंगे और x की जगह पे S2 को ले जाएंगे। ये एक टेक्निक है जो हम सिंप्लेक्स मेथड में यूज करते हैं। अब यहाँ पे इस टेक्निक के मुताबिक हमने एक और चीज जो देखनी है वो ये है कि S2 की जो वैल्यू आ रही है वो 0 और 1 आ रही है, जो कि ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0 है। तो x की वैल्यू को भी हमें 0 और 1 ही बनाना है। मतलब यहाँ पे इस तरह नहीं हो सकता कि है तो यहाँ x की वैल्यू भी यहाँ देखें तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन क्योंकि हम S2 को रिप्लेस कर रहे हैं x के साथ, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अब हमने S2 की वैल्यू की x2 की जो 0 और 1 वैल्यू है यही हमने x के लिए भी बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि S1 को एज इट इज लिखेंगे जो हमारे पास S1 अवेलेबल है। यहाँ पे हम इस पूरी इक्वेशन को लिखने के बजाय 1 बाय 1 करके लिखते हैं कि S1 और x। अब यहाँ पे हमने देखा कि S2 जो है वो x से रिप्लेस हो चुका है। अब हमने मजीद इसमें क्या करना है कि 0 जो है वो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ रहा है S1 का। अब x का देखा जाए तो x के लिए यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 5। तो हम यहाँ जो 0 था S2 का उसको रिप्लेस कर देंगे, 5 लिख देंगे यहाँ पर। और अगर हम देखें तो यहाँ x के साथ 5 है, जहाँ हमने इसको S2 के साथ रिप्लेस करना है तो ये 1 होना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है कि इस x के 5 को खत्म करके इसकी जगह 1 लाना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 5 से ताकि ये हमारे पास 1 आ जाए। तो ये ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, ये 5 वही कंट्रीब्यूशन का। उसके बाद यहाँ डिवाइड करके ये हमारे पास आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय हमने 5 करना है क्योंकि हम 5 से सब चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं। ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 को हम डिवाइड करेंगे जब 5 से, तो ये इस तरह से 2 डिवाइडेड बाय 5 लिखा जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 ही रहेगा, और ये 1 है तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। ये नेगेटिव फिगर्स नहीं है, इनको हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि हमें प्रोमिनेंट जो है वो शो हो जाए। तो यहाँ पे अब हमने इसको x को रिप्लेस कर लिया है सारा। अब x के बाद S1 की बारी है। अगर S1 को देखा जाए तो x की यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इस जगह पर वो 3 आ रही है, जबकि S2 की 0 आ रही है। तो हमने इस 3 को यहाँ पर 0 करना है। अब इसके लिए हम इस इक्वेशन को सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब इसको सिमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x वाली पूरी इक्वेशन है यहाँ तक इस सारी को हम मल्टीप्लाई अगर 3 के साथ कर देंगे तो तब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास 3 बन जाएगा। यहाँ पर ये वाली जो 1 है ये मल्टीप्लाई होके 3 से 3 बन जाएगा। फिर हमने इस इक्वेशन में से जब लेस करना है 3 को, इस वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पर x की जगह पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो वो 6 आ जाएगा। इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो वो 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 6 डिवाइडेड यहाँ 0 और यहाँ 3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमने लिख ली है।
यहाँ पे 6 से हमें सही समझ नहीं आएगा, हम 6 को डिवाइड बाय 5 यूं करके लिख देते हैं। अभी हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन में से इसको लेस कर देना है। तो अगर हम लेस करें तो यहाँ पर 15 माइनस 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9। इसी तरह से 3 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 0, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने इसको 0 कर दिया। इसी तरह से हमने 5 माइनस 6 डिवाइड बाय 5 करेंगे 1, और माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब यहाँ पे हमने इसी तरह इसको वो टेबल की शेप दे दी जो हमारे पास ऊपर थी। इसी तरह जिस तरह यहाँ पे हमने चेंज लिखा है उसी तरह यहाँ पे भी हम चेंज को कैलकुलेट कर लेंगे, और चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम यही टेक्निक यूज करेंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे x1 के साथ, प्लस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे x2 के साथ। कॉस्ट हमारे पास यही वाली आएगी, ये जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ रहा था, मल्टीप्लाई कर देंगे x1 के साथ। तो ये जब हम इस सारे चेंज को इस तरह से, और इसी तरह से हम y के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम y के लिए यहाँ पर लिखें तो वो भी हम इसी तरह इसी फॉर्मूले के थ्रू चेंज कैलकुलेट करेंगे। तो ये इस तरह से 0, -1, 0 और 1 जो है वो चेंज आ जाएगा S1 और X के दरमियान में, हमने जो टेक्निक यूज की थी उस टेक्निक को यूज करने के बाद। अब उसी तरह से हमने यहाँ पर देखना है कि नेगेटिव वैल्यू को हमने खत्म करना था, तो अब नेगेटिव वैल्यू जो है वो -1 के साथ आ रही है, जो कि अगर हम देखें तो वो y का कॉलम है, तो मतलब यहाँ से हमने y को खत्म करना है, और ये मैक्सिमम जो है वो नेगेटिव वैल्यू है। अब इस नेगेटिव वैल्यू को यहाँ से खत्म करने के लिए, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे मिनिमम रेशियो ले लेंगे, और मिनिमम रेशियो के लिए हम क्या करते थे कि कांस्टेंट को डिवाइड कर देते थे x के साथ। तो यहाँ पर तो हमारे पास x आ रही थी मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन यहाँ पर y आ रही है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसमें से माइनस कर देना है 19 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 5.2 या -3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे, सॉरी इसके लिए हम कांस्टेंट को डिवाइड कर देंगे y के साथ, तो 9 डिवाइडेड बाय 19.5 और 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे ये 2.3 और 5 आ जाएगा इनको डिवाइड करने के बाद। अब यहाँ से हम हमेशा मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करते थे, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 2.3 है। तो अब क्या होगा कि S1 निकल के y की जगह पे आ जाएगा और y निकल के x1 की जगह पे आ जाएगा। ये सेम उसी तरीके कार से जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर ये चेंज भी हमने कंसीडर कर लिया, और ये चेंज कंसीडर करने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अब ये जो हमारे पास रिमेनिंग बच गया है मिनिमम वैल्यू, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अब मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने की, हमें मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ हम देखें तो कोई भी फिगर नेगेटिव में नहीं आ रही, 0, 0, 1 डिवाइडेड बाय 4 और 16 डिवाइडेड बाय 9 की आ रही है। तो जो y के लिए ऑप्टिमम सोल्यूशन है वो हमारे पास ये आ रहा है, और जो x के लिए है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो इस तरह से हमने सिंप्लेक्स मेथड को इस्तेमाल करके x और y के लिए ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाल लिया है। और अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से इसी मेथड को फॉलो करके सिंपलेस्ट मेथड के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स हों और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हों, उस केस में जो है वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन या ऑप्टिमम प्लान जो है वो कैलकुलेट कर सकती है।